रहना होता था। यह संस्कार सभी वर्णों के लिए था, परंतु अस्वस्थ, विकलांग, दंडित व्यक्तियों तथा राज्य के कर्मचारियों, सैनिकों को परिव्रज्य का अधिकार नहीं था। 3. उपसंपदा संस्कार। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के उपरांत सामनेर पक्का भिक्षुक बन जाता था तथा उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। परिव्रज्या तो अल्पकाल के लिए होती थी, जबकि उपसंपदा संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बनने रहने का संकल्प होता था। इस प्रकार से बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 रास्ते होते थे। प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना तथा द्वितीय आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। दूसरे रास्ते को अपनाने वाले का उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के समय भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी। सामनेर भिक्षुओं उपसंपदा संस्कार के समय भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी। सामनेर भिक्षुओं का वेश धारण कर, हाथ में कमंडल तथा कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुओं के प्रणाम करके बैठ जाता था। सभी भिक्षुक जनतांत्रिक ढंग से बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे कि वह उपसंपदा का अधिकारी है अथवा नहीं। उपसंपदा प्राप्त भिक्षुक मठ का स्थायी सदस्य बन जाता था। वह 8 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करता था, जो इस प्रकार है: 1. वृक्ष के नीचे वास करना। 2. भिक्षा पात्र में एकत्रित भोजन करना। 3. भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना। 4. औषधि के रूप में केवल गौमूत्र का सेवन करना। 5. चोरी न करना। 6. हत्या न करना। 7. मैथुन न करना। 8. अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। 4. व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध काल में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था थी, जैसे भवन निर्माण, कताई व बुनाई, मूर्तिकला, चित्रकला आदि। व्यावसायिक शिक्षा में मुख्यतः कृषि व वाणिज्य की शिक्षा प्रदान की जाती थी। 5. छात्रों की दिनचर्या। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या कठिन होती थी। छात्र कड़े अनुशासन में भिक्षाटन करते थे, गुरु के प्रति सेवा भाव रखते थे। सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना आवश्यक था। इन आदेशों को 10 शिक्षापदानी अर्थात 10 शिक्षापद कहते थे। ये 10 आदेश थे: 1. अहिंसा का पालन करना। 2. शुद्ध आचरण करना। 3. सत्य बोलना। 4. सत आहार करना। 5. मादक पदार्थों से दूर रहना। 6. निंदा न करना। 7. सरल जीवन व्यतीत करना अर्थात श्रृंगार न करना। 8. नृत्य आदि तमाशों को न देखना। 9. अपरिग्रह अर्थात बिना दिए किसी वस्तु को न लेना। 10. सोना चांदी आदि बहुमूल्य वस्तुओं को न लेना। 6. स्त्री शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में स्त्री शिक्षा लगभग उपेक्षित ही रही, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में मठों में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। भिक्षुणी मठों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए विद्या अध्ययन करती थीं। वे पुरुष भिक्षुओं से अलग रहती थीं। कहीं कहीं स्त्रियों के लिए अलग मठों का निर्माण हुआ। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध हो पाती थी। सामान्य व निम्न स्तरीय परिवारों की महिलाओं में शिक्षा का प्रचार लगभग शून्य ही था। 7. वित्त व्यवस्था। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थागत रूप ले चुकी थी, इसलिए उसे के लिए अच्छी तरह से संगठित व सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था आवश्यक थी। बौद्ध मठों को पूर्ण रूपेण शासन का संरक्षण प्राप्त होता था। राजस्व, धर्म, उपहार, दान, समाज द्वारा सहायता, शिक्षा तथा शुल्क इत्यादि बौद्ध विद्यापीठों की आय के प्रमुख साधन थे। छात्रों के भोजन, वस्त्र, आवास व चिकित्सा, अध्यापकों के वेतन, उपकरण व भवनों का निर्माण व देखभाल तथा साहित्य सृजन बौद्ध शिक्षा के व्यय के प्रमुख मद थे। 8. पाठ्यक्रम। बौद्ध काल में शिक्षा 2 भागों प्रारंभिक तथा उच्च में विभक्त थी। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना और गणित सिखाया जाता था। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का भी ज्ञान कराया जाता था। साथ ही कुछ कला कौशलों की सामान्य शिक्षा दी जाती थी। उस शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा सहित
इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, खगोलशास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, चित्रकला, मूर्तिकला और संगति, संगीत, कौशल, कताई बुनाई और रंगाई आदि, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य आदि, भवन निर्माण, विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, तर्क, दर्शन और ज्योतिष आदि विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया। प्रश्न 7, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन कीजिए। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का योगदान है या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य गुणों को लिखिए। उत्तर, बौद्ध शिक्षा प्रणाली। बौद्ध शिक्षा प्रणाली संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। यह वैदिक प्रणाली से भी श्रेष्ठ थी, परंतु यह मानना कि वह शिक्षा प्रणाली आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय थी, प्राचीनता के प्रति मोह ही कहा जाएगा। अतः यहाँ वर्तमान भारत के संदर्भ में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन निम्नवत है। गुण, यदि हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आकांक्षाओं और संभावनाओं के आधार पर करें तो उनमें निम्नलिखित गुण स्पष्ट होंगे और इन गुणों को हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आज भी अपनाना चाहिए। 1. केंद्रीय प्रशासन। वैदिक काल में शिक्षा गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। बौद्ध काल में यह संघों के केंद्रीय नियंत्रण में हो गई। इससे शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता आई और उसका प्रशासन सुचारू रूप से हुआ। शिक्षा को उचित रूप और गति देने के लिए उस पर केंद्रीय नियंत्रण, केंद्र सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। 2. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाति और धर्म के आधार पर जो छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं वे योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर ही दी जानी चाहिए। 3. सभी स्तर की सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की और उच्च स्तर पर भी सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध मठों एवं विहारों में शुरू किया गया। आज की दृष्टि से ये इस शिक्षा प्रणाली का तीसरा बड़ा गुण था। 4. सभी को शिक्षा के समान अवसर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्णों के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। आज हम इसकी आवश्यकता तो समझते ही हैं, साथ ही सबको शिक्षा के समान अवसर भी सुलभ कराना चाहते हैं। 5. शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। यूँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित हुई थी। उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, परंतु इसके साथ साथ इसके उद्देश्य अति व्यापक थे। मनुष्यों के ज्ञान में वृद्धि की जाती थी, उन्हें समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था, उन्हें शक्ति को जीवित रखने का प्रशिक्षण दिया जाता था, उनका चरित्र निर्माण किया जाता था और साथ ही उन्हें कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। आज की परिस्थितियों में भी शिक्षा के ये सब उद्देश्य होने चाहिए। 6. शिक्षा की विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक और उच्च दोनों की पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी और उच्च स्तर के छात्रों को विशिष्टीकरण की सुविधा थी। छात्र धर्म, दर्शन, कला, कौशल, व्यवसाय और राजनीति आदि में विशिष्टता प्राप्त करते थे। इस प्रणाली में चिकित्सा, विज्ञान और शल्य चिकित्सा की उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी। देश विदेश से छात्र इन शिक्षा केंद्रों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आज की परिस्थितियों में भी सामान्य ज्ञान सबके लिए और विशिष्ट ज्ञान योग्यता एवं क्षमतानुसार दिए जाने पर बल दिया जाता है। 7. शिक्षण की मौखिक विधियों में सुधार और स्वाध्याय विधि का विकास। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विकास के साथ शिक्षण की मौखिक विधियों में सुधार किया गया। उनमें छात्रों की भागीदारी को महत्व दिया गया। इस काल में अनेक ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गईं और उन्हें पुस्तकालयों में स्थान दिया गया। आज तो वह बात सभी स्वीकार करते हैं कि पुस्तकालय शिक्षकों के पूरक होते हैं। इस क्षेत्र में हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ऋणी हैं। 8. शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम शिक्षा भाषा संस्कृत है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय की लोकसभा पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आज की भारतीय परिस्थितियों में हम मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की बात इसी आधार पर कर रहे हैं।